नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेज जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, आपके इस चैनल पर इंग्लिश से जुड़े हुए वो टॉपिक्स में लेके आता हूं जिसमें आपको कठिनाई महसूस होती है। ऐसे टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे टॉपिक जो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रीड सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। उससे पहले एक क्योट मुझे आपको बतानी है। ये आपके सामने क्योट लगी हुई है और क्योट क्या है? व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। कई बार क्या होता है साथियों, हम तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, काम करते करते, तैयारी करते करते हमारे साथ चीजें विपरीत हो जाती हैं, परिस्थितियां बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा हो जाता है, तो फिर हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमें वो डिप्रेशन और वो जो डिमोरलाइज होते हैं उसे अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। क्यों? वो ये क्योट आपको बता रही है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब चीजें व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब जो परिस्थितियां जो हैं, चीजें जो हैं वो आपके लिए टफ हो जाती हैं, तो द टफ गेट्स गोइंग, तो जो इंसान टफ होता है, जो इंसान स्ट्रांग होता है, जो इंसान किसी भी परिस्थिति में लड़ने का मादा रखता है, वो इंसान और भी टफ हो जाता है कि चलो अगर परिस्थितियां अगर मेरे सामने टफ हैं तो मैं लड़ूंगा और लड़के हर हाल में जीत प्राप्त करूंगा। मैं किसी भी हाल में डिप्रेशन में नहीं आऊंगा, निराश नहीं होऊंगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार पिछले 10-11 सालों के मेरे ऑफलाइन क्लासेस के अनुभव में मैंने इस बात को महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता है, सर मेरा क्या होगा, सर पिछली बार मैं फेल हो गया, अब की बार मेरा होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, बी एंथुजियास्टिक और बी क्यूरियस टुवर्ड स्टडीज, ताकि आपको सिलेक्शन के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना है। अगर चीजें आपके विपरीत हैं, इसका मतलब ऊपर वाले ने यह सोच रखा है ना कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उन परिस्थितियों से लड़के भी जीत जाओगे। तो इस क्योट के साथ ही आइए हम आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट और क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, लिटरेचर का जो पार्ट है वो ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, रीड सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक जो सबके लिए कॉमन है, उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में डाल चुका हूं। अगर आपको उन वीडियोस ने देखा है आपने तो ठीक है, नहीं देखा है तो वीडियोस को देखना। मैंने एक टॉपिक में आपको समझाया है कि बड़ी टर्म लिटरेरी टर्म होती है। लिटरेरी टर्म में क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है और फॉर्म है। तो फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच में अंतर क्या है, इसको मैं डिटेल से पहले ही बता चुका हूं। सिर्फ आप इतना समझ लिया मोटे मोटे रूप में दोबारा कि फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर है, फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर है, और फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब उस स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाती हैं। यानी मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको कहूं तो आप समझिएगा कि सोनेट अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, और उस सोनेट में अगर आपने सिमिली का यूज कर दिया तो फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्ट्रक्चर में हम जिनको यूज करते हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है? संरचना है। जैसे कोई लिरिक है, ओड है, इलीजी है, सोनेट है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉवल है, एलिगरी है, फार्स है, बर्लेस्क है, फेबल है, शॉर्ट स्टोरी है। ये सब क्या है? फॉर्म्स होती हैं। तो इनके क्वेश्चन एग्जाम में हमें आएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे फॉर्म्स के, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? वो क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस किस फॉर्म की कौन सी विशेषता होती है, ओड की क्या विशेषता होती है, सोनेट की क्या विशेषता होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, कोई एलिजी क्या होती है, एलिजी में कौन कौन से एलिजी इंपॉर्टेंट हैं, कौन किस किसने एलिजी लिखी हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपसे 3-4 टर्म यानी 3-4 फॉर्म जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले लिखा है आपके सामने फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है मैं आपको पहले समझा दिया हूं। फॉर्म्स का मतलब आप समझना, जब आप फॉर्म्स की बात करते हैं तो इस फॉर्म से हमारा सीधा सीधा मतलब होता है स्ट्रक्चर। अगर जब भी आपके दिमाग में आए फॉर्म, तो फॉर्म को समझिए, इस फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कोई संरचना है, स्ट्रक्चर है। आपने कोई कविता लिखी, वो आपकी एक फॉर्म है, वो आपका स्ट्रक्चर है। उस पोएम में जो आपने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया, वो आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। मुझे लगता है दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। तो फॉर्म्स में एक फॉर्म है आपकी लिरिक। सबसे कॉमन फॉर्म है लिरिक। लिरिक क्या है? लिरिक सबसे कॉमन फॉर्म है और ये सबसे सिंपल है। सबसे कॉमन फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म है लिरिक है। लिरिक में क्या है? देखो, ये लिरिक कहां से आया है? लिरिक आया है लायर वर्ड से। ये लिरिक शब्द निकला है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें?
इसमें ये ध्यान रखना कि आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा लिरिक के लिए सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज ट्रू, या कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है। तो इसका मतलब आपको उनके 3-4 पॉइंट सबके ध्यान रखने हैं। लिरिक का मतलब क्या है? लिरिक निकला है वर्ड लायर से, LYRE, लायर वर्ड से निकला है। और लायर का मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वर्ड, जिसका मतलब ये लायर वर्ड है। लायर एक क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब लिरिक की विशेषता क्या होती है, खास बात, लिरिक एक शॉर्ट पोइम होती है। कैसी पोइम होगी? एक छोटी पोइम होती है लिरिक, एक शॉर्ट पोइम होती है। लिरिक एक शॉर्ट पोइम होती है। इसमें एक सिंगल इमोशन होता है, एक कोई इमोशन होता है, कोई भी इमोशन, कोई भी आपके मन में कोई विचार है, कोई भी थॉट है जिस पे आप लिख रहे हैं, एक सिंगल इमोशन को लेके हम इसके अंदर चलते हैं। तो लिरिक एक शॉर्ट पोइम है और ये सिंगल इमोशन को लेके चलती है। लिरिक जो है वो अपने आप में कैसी होती है भाई? ये म्यूजिकल होती है। कैसी होती है? म्यूजिकल। तो देखिए वापस, लिरिक निकला है लायर से, लायर है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो लायर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी क्या था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर था, उसके साथ साथ जिनको हम गाते थे, है ना, जिनको गा के उनके साथ साथ लिखा जाता था, वो क्या कहलाती थी? लिरिक। बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो वहां से गायब हो गया, ये तो वेनिस हो गया, ये तो गायब हो गया, और ये बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के गाए जाने लगी और धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया? लिरिक पड़ गया। तो लिरिक अपने आप में एक शॉर्ट पोइम है, इसमें एक सिंगल इमोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपली बस ध्यान रखने आपको एक पॉइंट, ये बहुत म्यूजिकल होती है, म्यूजिकल होती है, छोटी म्यूजिकल पोइम होती है। इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब आप कितने इमोशन को कितने गंभीर होके, कितने इंटेंस होके उसको मतलब आप उसको यूज लिख रहे हैं, वो कैप कैसा यूज कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी है। पॉइजनेंसी वही, इसमें मार्मिकता होती है, थोड़ी पॉइजनेंसी होती है। और स्पॉन्टेनिटी होती है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? स्वतः, स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही आपके विचार बाहर निकल के आते जाते हैं। ये जिसमें क्वालिटी होती है वो क्वालिटी क्या कहलाती है? आपकी लिरिक कहलाती है। तो वापस देखिए, लिरिक का मतलब, लिरिक लायर से निकला है। लायर एक क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसके साथ इसको गाया जाता था। बाद में वर्ड लायर तो गायब हो गया और लिरिक निकल के आ गया। लिरिक क्या है? एक शॉर्ट पोइम है। ठीक, इसमें क्या होता है? एक सिंगल इमोशन होता है। कैसा इमोशन होगा? सिंगल। ये कैसी होती है? म्यूजिकल होती है। इसमें इंटेंसिटी होती है, इंटेंस होती है, और पॉइजनेंसी, थोड़ी मार्मिकता भी इसमें होती है, और स्पॉन्टेनियस होती है कि स्वतः ही निकल के चीजें आपके बाहर अपने आप ही जो आएंगी चीजें, आप लिखते गए, आती गई, लिखते गए, तो इसमें स्पॉन्टेनिटी होती है। ये कुछ क्वालिटीज हैं लिरिक की। एक वर्ड लिखा है मैंने, बैकनेलियन। बैकनेलियन का मतलब होता है मैरी मेकिंग। बैकनेलियन का मतलब होता है मैरी मेकिंग। मैरी मेकिंग मतलब क्या है? खुशी, इंजॉय। यानी मोस्टली लिरिक जो होती है इसमें सैडनेस के नहीं होती चीजें, ये मोस्टली क्या होती है? मैरी मेकिंग के थीम को लेके ही चलती है। मैरी मेकिंग के सीन इसमें होते हैं। तो ये है एक छोटी सी फॉर्म, सिंपल सा पॉइंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? लिरिक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लिरिक है। वैसे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ऐसे है नहीं, लेकिन आप 3-4 पॉइंट इसके ध्यान रखना लिरिक का। ठीक है, शॉर्ट पोइम, सिंगल इमोशन, म्यूजिकल, इंटेंसिटी और पॉइजनेंसी और स्पॉन्टेनिटी, ये क्या है? आपकी लिरिक है। आइए आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है अगला, एलिजी। एलिजी आप सब जानते हैं कि एलिजी क्या है। एलिजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। एलिजी का मतलब इमोशन ऑफ सोरो। इमोशंस हैं किसके? सोरो। यानी जब भी एलिजी आए इसका मतलब क्या है? दुख है, दुख, दुख। सोरो है वो, WOE, वो का मतलब भी दुखी होता है, या डिस्पेयर है। देखो, सोरो, वो, डिस्पेयर, ये सब और भी बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, बिविल्डरमेंट। जहां जहां जो है ये सोरो, वो, डिस्पेयर, ये सब चीजें, यानी लेमेंट, ये सब चीजें आएंगी, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? आपका इलीजी कहलाएगा। तो इलीजी मतलब सोरो, इलीजी मतलब वो, जो भी दुख के सिनोनिम्स हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके इलीजी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इलीजी एक, अब इलीजी की खास बात क्या है? देखिए, इलीजी क्या होता है? इलीजी के लिए भी 2 प्रकार के थॉट हैं। हमारा जनरली ये मानना है कि इलीजी वो होती है जो क्या होता है? एलिजी वो है जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। मान लो किसी की डेथ हो गई, जो हमारे बहुत ही क्लोज है, जो बहुत ही नजदीक है, उसकी डेथ हो गई, उसके लिए हम जो लिख रहे हैं गीत, वो जो गीत होता है वो एलिजी कहलाता है, वही एलिजी है। ठीक है, अब क्या है, ये तो एक इसका थोड़ा नैरो थिंकिंग होगी, नैरो एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, अगर ब्रॉडर आइडिया में देखेंगे, तो एलिजी हम किस चीज के लिए लिख सकते हैं साहब?
एलिजी हमारे किसी हम फेल्योर पे भी लिख सकते हैं कि पास्ट में मान लो हम फेल हो गए, हमारी फेल्योर पे भी एलिजी लिखी जा सकती है। एलिजी हम हमारे पास्ट के दिनों के बारे में लिख सकते हैं। मान लो आपके पास्ट के दिन बहुत अच्छे थे, अब आप उन दिनों को मिस कर रहे हैं, तो आप उन पास्ट डेज के लिए भी एलिजी को लिख सकते हैं। तो पास्ट ईयर के लिए भी लिख सकते हैं और आप अपने फेल्योर के लिए भी एलिजी को लिख सकते हैं, या किसी प्लेस को जिसको मिस करते हैं, आप किसी स्थान पे रहे हैं, अब आप उस स्थान को मिस कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो एलिजी के दो विचार हैं, एक कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब संकुचित, संकुचित विचारधारा यह है कि एलिजी किसी की डेथ पे लिखी जाती है। और अगर ब्रॉडर विचारधारा में देखेंगे, ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, तो एलिजी डेथ के अलावा किसी पास्ट प्लेसेस, मतलब कोई आपका पुराना जो प्लेस है, प्लेस को आप मिस कर रहे हो उसके लिए भी लिखी जा सकती है, आप अपने फेल्योर के लिए भी लिख सकते हैं, और पास्ट डेज के लिए भी हम लिख सकते हैं। अगर उसके बारे में हमें कोई दुख है तो उस चीज से रिलेटेड बातों को भी हम लिख सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पहले सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, वो वर्ड मैंने लिखा है। पहले मैं एलिजी के कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो एलिजी में ये सोरत हो गया। एलिजी में दूसरी बात क्या है कि एब्सोल्यूट सिंसियरिटी, एब्सोल्यूट सिंसियरिटी होती है। देखिए अगर दुख होगा इंसान को तो ऐसे तो होगा नहीं कॉमिक मूड में लिख देगा, इसका मतलब गंभीर होगा। तो एलिजी जब भी लिख रहे हैं आप, इसका मतलब एलिजी में आपको सिंसियरिटी तो चाहिए चाहिए। विदाउट सिंसियरिटी यू आर नॉट एबल टू राइट एन एलिजी, आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब एलिजी में क्या होगी, सिंसियरिटी होगी, एब्सोल्यूट सिंसियरिटी ऑफ इमोशंस एंड एक्सप्रेशन। जो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इमोशंस जो हैं वो अपने आप में क्या होंगे, सिंसियर होंगे। तो एलिजी में क्या होगी, सिंसियरिटी होती है। तो ये दो बात ध्यान रखना, ये दुख पे लिखी जाती है, ये सिंसियरिटी में आती है। और दो बात मैंने क्या बताई कि दो विचारधाराएं इसकी, कॉन्साइज और ब्रॉड, है ना। कॉन्साइज में किसी की डेथ पे है, और ब्रॉड में मैंने आपको बता दिया कि कोई आपके प्लेसेस के लिए है, पास्ट ईयर्स के लिए है, और फेल्योर के लिए भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अब साहब क्या है आगे उसके अलावा आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी, इसी का क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में एक बार। पेस्टोरल एलिजी क्या है? पेस्टोरल ये वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है पेस्टर। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है ग्रीक पेस्टर, है ना, देयर इज अ ग्रीक वर्ड पेस्टर। ये पेस्टर से ही बना है पेस्टोरल। इस पेस्टर का मतलब क्या है? इस पेस्टर का मतलब होता है टू ग्रेज। पेस्टर का मतलब क्या है प्यारे साथियों? इस पेस्टर का मतलब होता है टू ग्रेज, ना, चरना, टू ग्रेज। तो यानी देखिए पेस्टोरल एलिजी में क्या होगा, चरना। अब चरेंगे किसको भाई? चरेंगे मतलब कोई घास फूस तो होगा, यानी चरेंगे कौन, भेड़ वगैरह होंगी। तो चरने के लिए मतलब एक कंट्री साइड में, कहीं भी रूरल साइड में, ऐसे जहां घास फूस के मैदान हो, यानी पेस्टर्स जहां हो, वहां ये एलिजी, ऐसे सीन आपको दिखाई देगा इस एलिजी में। तो पेस्टर का मतलब टू ग्रेज। इसका मतलब क्या है, यहां जो लिखने वाला है, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां जो एलिजी को लिखने वाला है वो अपने आप को शेफर्ड मानता है, वो अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में देखता है। शेफर्ड का मतलब गडरिया, वो अपने आप के रूप में एक गडरिया है। वो कुछ भेड़ बकरियां जिनको क्या है, जिनको कुछ ग्रेजिंग करवा रहा है, वो शेफर्ड मानते हुए, अपने आप को शेफर्ड मानते हुए मोर्न करता है, दुख मनाता है। किसके ऊपर मोर्न करता है, दुख मनाता है? किसके ऊपर? द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड। अपना कोई साथी, अपना कोई कंपेनियन जिसकी डेथ हो गई है, उसके डेथ के ऊपर मोर्न करते हुए जो एलिजी लिखते हैं वो क्या कहलाती है? पेस्टोरल एलिजी कहलाती है। तो तीन चार बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। पहला, पेस्टोरल आया है वर्ड पेस्टर से, और पेस्टर का मतलब होता है टू ग्रेज, ये पहला इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरा कि इसमें जो लिखने वाला है वो अपने आप को क्या मानता है? शेफर्ड मानता है, गडरिया मानता है। ठीक है, अपने आप को शेफर्ड मानते हुए लिखता है, और वो अपने साथी कंपेनियन की डेथ के ऊपर इसको लिख रहा होता है गीत में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेस्टोरल एलिजी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, एक पॉइंट और था सेकंड ग्रेड में पूछा था उसमें, कि पेस्टोरल एलिजी में लास्ट में जो ये आपका पोइट है जो लिख रहा है एलिजी को, वो क्या मानता है? वो ये मानता है कि जो व्यक्ति चला गया दुनिया में, उसको दोबारा से उसकी रीबर्थ होने की संभावना रहती है। ऐसी हमें दिमाग इमेज में, ऐसी हमारे दिमाग में, मतलब वो ऐसी बात डालता है कि उसका दोबारा जन्म हो सकता है, वो उस दुनिया में दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए पेस्टोरल एलिजी क्या है। पेस्टोरल वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से पेस्टर, जिसका मतलब है टू ग्रेज। इसमें से अपने आप को पोइट क्या मानता है? शेफर्ड मानता है, और शेफर्ड मानते हुए मोर्न करता है, दुख मनाता है। कहां? द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड, अपने साथी कंपेनियन की मौत पे दुख मनाता है। अब दो तीन इंपॉर्टेंट एलिजी हैं जो पेस्टोरल एलिजी भी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें एक इंपॉर्टेंट है स्पेंसर की, एक व्यक्ति है स्पेंसर, है ना, आपको एडमंड स्पेंसर का नाम सुना होगा। स्पेंसर की एक वर्क है एस्ट्रोफेल, इनको याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आएगा। एक आ चुका है पहले भी, जॉन मिल्टन की एक एलिजी है लिसिडस, वो पहले पूछ चुके हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो स्पेंसर का एक वर्क है
एस्ट्रोफेल। क्या है? एस्ट्रोफेल। ये एक एलिजी है, इंपॉर्टेंट एलिजी है, ये नाम आपको याद कर ही लेने इसी के साथ साथ। स्पेंसर की एलिजी कौन सी है? एस्ट्रोफेल। और दूसरा मिल्टन, ये क्वेश्चन आ चुका है सेकंड ग्रेड में। मिल्टन की एलिजी का नाम है लिसिडस। मिल्टन की एलिजी कौन सी है? लिसिडस। ठीक है। उसके अलावा ये देखिए पीबी सैली, सैली की एक एलिजी है जिसका नाम है एडोनिस। क्या है? एडोनिस। और अर्नोल्ड, पूरा नाम है इनका मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की एक एलिजी है स्कॉलर जिप्सी। कौन सी? स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी। तो आप याद हो जाएंगे आपको नाम। तो एलिजी में वापस मैं आपको रिपीट करता हूं, 1 मिनट में रिपीट करना, देखिए मेरे साथ साथ। क्या है एलिजी का मतलब? ऐसा गीत जिसमें दुख है, डिस्पेयर है, वो है, लेमेंटेशन है, बिवल्डरमेंट है, ठीक, यानी जहां मिजरी, सोरो जो रिप्रेजेंट करें, वो क्या कहलाती है? एलिजी कहलाती है। एलिजी अपने आप में सिंसियर होती है, एलिजी में हमेशा सिंसियरिटी पाई जाएगी। और एलिजी जो है इसके अंदर 2 विचारधारा हैं, एक कॉन्साइज और एक वाइड है। कॉन्साइज का मतलब यह है कि हम किसी की डेथ पे एलिजी लिखते हैं, और वाइड हमारी विचारधारा ये बताती है कि हम हमारे किसी प्लेस को मिस कर रहे हैं, है ना, तो उसको याद करके दुखी हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एलिजी लिखी जा सकती है। पास्ट ईयर्स अगर आपके अच्छे दिन गुजरे होंगे पहले, उनको याद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एलिजी लिखी जा सकती है। या आप अपने किसी फेल्योर के लिए भी एलिजी को लिख सकते हैं। इसके 2 विचारधारा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट हमने एलिजी में पढ़ा कि एक होती है आपकी पेस्टोरल एलिजी। ये निकली है वर्ड, ग्रीक वर्ड पेस्टर से। पेस्टर का मतलब होता है टू ग्रेज, यानी इसका मतलब यहां जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को शेफर्ड मानता है, और शेफर्ड मानते हुए अपने साथी कंपेनियन की डेथ पे, जो दूसरा भी क्या होगा, साथी कंपेनियन, उसको भी शेफर्ड मानेगा, तो उसकी डेथ पे क्या निकलेगा? वो कविता जो लिखता है दुख भरी, वो क्या लगती है? आपकी पेस्टोरल एलिजी। और इसके 3-4 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। स्पेंसर की क्या है? एस्ट्रोफेल है, ठीक है। लिसिडस है जॉन मिल्टन की, और पीबी सैली की एडोनिस है, ठीक है। और एक लास्ट आपकी कौन सी बच गई? पीबी सैली की एडोनिस हो गई ना, लास्ट है आपकी अर्नोल्ड की स्कॉलर जिप्सी। मैथ्यू अर्नोल्ड की क्या है? स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये हो गई आपकी एलिजी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म है ओड। ओड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओड में भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ओड में भी 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओड क्या है? ओड का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको ध्यान रखनी है, अभी बताऊंगा, 3-4 लिख रखी है मैंने नीचे, वो है एड्रेसिंग। ओड में सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग होता है। पहले समझिए, ओड जो है इसको सबसे पहले लिखने का श्रेय जाता है, ये ग्रीक राइटर हैं, ग्रीक लेखक है, ग्रीक पोइट है, जिनका नाम पिंडार है। क्या नाम है? पिंडार, PINDAR। इनका नाम पिंडार है, इनको इनका श्रेय जाता है, पिंडार को, ठीक है। उसके बाद ओड लिखने वाले दूसरे व्यक्ति एक रोमन पोइट थे, और उनका नाम है होरेस। उनका नाम क्या है? होरेस। तो 2 व्यक्ति हैं, एक आपका पिंडार है और दूसरा आपका क्या है? होरेस है। इन्हीं के नाम से ओड के नाम भी पड़े हुए हैं कि पिंडारिक ओड, यानी जो पिंडार ने, जो पिंडार वाली टेक्निक अपना के पिंडार ने जो ओड लिखी, वो कौन सी ओड हो गई आपकी? पिंडारिक। और जो होरेस वाली ओड है वो कौन सी ओड कहलाती है? आपकी होरेशियन ओड। कौन सी ओड हो गई? होरेशियन ओड। तो ये तो ध्यान रखना, सबसे पहले ओड लिखने वाला कौन? ग्रीक पोइट पिंडार, वो ओड क्या कहलाई? पिंडारिक ओड। दूसरा रोमन पोइट होरेस, ये कौन सी कहलाई? आपकी होरेशियन ओड। अब ओड है क्या? सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ओड के अंदर एड्रेसिंग होती है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। सपोज करो आपने सबने पढ़ी होगी ओड टू द वेस्ट विंड, अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओड टू द वेस्ट विंड में क्या है? ओड टू द वेस्ट विंड में पीबी सैली एड्रेस करता है किसको? वेस्ट विंड को। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यानी एड्रेसिंग। इसका मतलब ओड में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहला जो पॉइंट आपको ओड का ध्यान रखना है वो ये है कि ओड में एड्रेसिंग होगा। क्या होगा? ओड में एड्रेसिंग होगा। हम एड्रेस करते हैं किसी को भी, हम एब्स्ट्रैक्ट चीज को भी एड्रेस कर सकते हैं, तो ओड में अपने आप में क्या होता है? एक एड्रेसिंग होता है। सबसे पहले ओड में जनरली ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ही एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ओड में सबसे पहले एड्रेसिंग होता है। क्लियर हो गया? दूसरा, इमोशनल इंटेंसिटी होती है। यहां भी इमोशनल इंटेंसिटी होगी, यानी इमोशनली आप बहुत इंटेंस होंगे तभी आप ओड लिख पाएंगे। थोड़ा गंभीर होंगे आप, सीरियस होंगे, इंटेंस होंगे, तभी आप ओड को लिख पाएंगे, ठीक है। तो ओड में क्या होती है? इमोशनल इंटेंसिटी होती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ओड में हाई सीरियसनेस होती है। ऐसे ओड कॉमिक मैनर में कभी नहीं लिखी जाती, ओड हमेशा सिंसियर मैनर में लिखी जाएगी। सिंसियरनेस, इसका जो नेचर होता है वो सीरियसनेस होती है ना, सिंसियरनेस और सीरियस। सिंसियरिटी बता दी मैंने,
इसमें सिंसियरिटी भी होगी और सीरियसनेस भी होगा, इमोशनल इंटेंसिटी भी होगी और हाई सीरियसनेस भी होगा। इसमें एलिवेटेड स्टाइल होती है। एलिवेटेड का मतलब इसका जो सबलाइम होता है, लिखने की टेक्निक होती है, बहुत ही मतलब उच्च लेवल की होती है, उत्कृष्ट होती है। एलिवेटेड इसकी स्टाइल होती है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट, जो थॉट प्रोसेस है, ओड का जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है वो बहुत ही लॉजिकल होता है, बिल्कुल तार्किक और बिल्कुल क्लियर होगा, लॉजिकल और क्लियर होता है। अब इन सारी बातों को मैं एक ओड की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक ओड है बहुत फेमस, ओड टू द वेस्ट विंड। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको इस सिंपल तरीके से, आपको सिंप्लीफाइड मैनर में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ओड टू द वेस्ट विंड में क्या है? ओड टू द वेस्ट विंड का पहला 5 पार्ट है, उसमें 5 कैंटो हैं। ओड टू द वेस्ट विंड के पहले कैंटो में, पहले पार्ट में पीबी शैली क्या करता है? पीबी शैली बताता है कि जो विंड है, वेस्ट विंड, ये बहुत ताकतवर है और उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो धरती पे दिखाता है कि धरती पे जो पत्ते होते हैं उनको उड़ा के ले जाते हैं विंड। ठीक है, इसका मतलब वो दिखाता है कि धरती पे विंड बहुत पावरफुल काम करती है। ठीक है, दूसरा कैंटो में जाता है वो, और दूसरे कैंटो में जाके क्या करता है? वो बताता है आसमान में कि आसमान के अंदर जो बादल हैं उनको भी विंड जो है, हवा जो है, उनको भी दूर दूर तक छितरे बादलों को छितरा देती है, बाद में घनघोर घटाएं छा जाती हैं और बहुत मतलब तूफान आने की इसका नौबत आ जाती है। तो दूसरा वहां भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर उसका प्रभाव दिखा रहे हैं, कहाँ? आसमान में, बादलों पे। और तीसरा पाताल में, पाताल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब, जो भी सी प्लांट्स होते हैं, वो भी डर जाते हैं, पाताल तक को भी जाके विंड प्रभावित कर देती है। तो देखिए, पहले ओड को एड्रेस करता है कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम धरती पे, तुम आसमान में और तुम पाताल में, हर किसी को इतना पावरफुल हो, हर जगह आप क्या करती हो? डिस्ट्रॉय का काम करती हो, प्रिजर्व का काम करती हो, है ना, इतनी बहुत पावरफुल हो। फिर चौथे कैंटो में, चौथे पार्ट में अपने आप को कमजोर बताता है। कौन? पीबी शैली अपने आप को कहता है कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मतलब मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां, दिक्कतें हैं। तो कहता है कि मैं कमजोर हूं और आप ताकतवर हो, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है दुनिया को देने के लिए। वो आइडिया क्या है? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर दुनिया में दुख है तो सुख भी आएंगे। ये विचार मैं लोगों तक फैलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं फैला दूं, इसलिए आप मेरा साथी बन जाओ, कंपेनियन बन जाओ और आपके साथ में इस चीज को फैला दूं। तो आप समझिए इस चीज में क्या है। सबसे पहले उसने एड्रेस किया किसको? वेस्ट विंड को, कि वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तुम, है ना, उनको एड्रेस करता है। तो पहला क्या हो गया? एड्रेसिंग। दूसरा हो गया इमोशनल इंटेंसिटी, इमोशनल इंटेंसिटी होगी तभी ऐसी चीज को लिख पाएगा। और तीसरा है उसमें हाई सीरियसनेस, सीरियस तो है ना, हाई सीरियसनेस के बिना तो ओड लिखी जा ही नहीं सकती। एलिवेटेड स्टाइल है, स्टाइल उसमें एलिवेटेड रहती है। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ थॉट जो है लॉजिकल होता है। कैसे हुआ? कि पहले धरती पे, फिर आसमान में, फिर पाताल में दिखा दिया ताकत, और फिर अगर आप आ जाओ, मैं कमजोर हूं, दोनों मिल जाते हैं और दुनिया में संदेश फैला देते हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इसका मतलब ये आपकी क्या है? ओड है। तो ओड में सबसे पहले ग्रीक पोइट पिंडार, पिंडारिक ओड, रोमन पोइट होरेस, होरेशियन ओड। ओड में सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग होता है, दूसरा इमोशनल इंटेंसिटी होती है, तीसरी हाई सीरियसनेस होती है, एलिवेटेड स्टाइल होती है, और डेवलपमेंट और थॉट जो होता है वो बहुत ही लॉजिकल और क्लियर होता है। तो ये आपकी क्या हो गई? ओड हो गई है। लास्ट चौथे पार्ट पे आते हैं और वो है आपकी सोनेट। सोनेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बार बार एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट है, ये बहुत फेवरेट है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। मैं कोशिश की है कि मैं आपको सोनेट के सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ कवर अप करूँ, सारी चीज़ों को मैंने ब्रीफली आपके सामने रखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी इसमें सोनेट से रिलेटेड। सोनेट क्या है? सोनेट एक इटालियन वर्ड है, इटालियन है वर्ड सोनेटो। एक इटालियन वर्ड क्या है? सोनेटो। इटालियन वर्ड सोनेटो से निकल के आया है। ये किससे निकल के आया है? इटालियन वर्ड सोनेटो, और सोनेटो का मतलब क्या है? साउंड। ठीक है, सोनेट निकला है एक इटालियन वर्ड सोनेटो, जिसका मतलब है साउंड। किससे निकला? सोनेटो इटालियन वर्ड, सॉरी, सोनेट इटालियन वर्ड सोनेटो और साउंड हो गए, यानी इसका मतलब हो गया साउंड। ठीक, सबसे पहले सोनेट को लिखने का श्रेय जिसको जाता है वो है पेट्रार्क। ध्यान से सुनना, मैं जिस लॉजिकली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ओड लिखना का श्रेय जिसको जाता है वो कौन है? आपके पेट्रार्क। इटालियन पोइट है पेट्रार्क, इटली के हैं, इसका मतलब सोनेट सबसे पहले कहां हुई? इटली में ही हुएंगी। इन्होंने, पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी अपनी प्रेमिका के लिए लिखी, और इनकी प्रेमिका का नाम था लोरा, LAURA। इनकी प्रेमिका का नाम था लोरा, इसीलिए इन्होंने, अब मोस्टली आप देखेंगे कि सोनेट्स की 90% जो सोनेट्स होती हैं उनकी थीम लव थीम होती है,
लेकिन सभी सोनेट लव थीम है ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर सोनेट्स किस में लिखी जाती हैं? लव थीम में लिखी जाती है। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि सोनेट की थीम कैसी होती है? लव होती है। तो होती है लव, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सोनेट्स लव थीम वाली हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सोनेट्स क्या लिखी हैं? अपनी प्रेमिकाओं को डिवोट की हैं, इसलिए सोनेट्स क्या हैं? लव थीम वाली कहलाती हैं। तो पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी वो अपनी प्रेमिका लोरा को डेडिकेटेड करते हुए लिखी। ठीक, जो आपको पता है सोनेट में 14 लाइन्स हैं कुल मिला के। सोनेट में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन्स है। ठीक, तो पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी उसमें क्या किया उसने दो पार्ट में उसको बांटा। एक आपका ऑक्टेव हुआ और एक सेस्टेट हुआ। ऑक्टेव का मतलब हो गया 8 लाइन्स और सेक्सटेट का मतलब हो गया 6 लाइन, यानी कुल मिला के ये होगी आपकी 14 लाइन्स। यानी ये ऑक्टेव 8 लाइन और सेस्टेट 6 लाइन। जो पेट्रार्कन सोनेट हैं, इन पेट्रार्कन सोनेट में जो ऑक्टेव होता है उसमें जो भी चीज जो बात होती है, मोस्टली इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो आपको ऑक्टेव वाले पार्ट में मिलती है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे ऑक्टेव और सेस्टेट का पार्ट होता है। ठीक, ये जो पेट्रार्कन सोनेट हैं इनकी राइम स्कीम अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको देखिए ABBA दो, तो ये आपको क्या मिलेंगे? देखो क्वार्टेंट टाइप हो गया ना, ABBA यानी ये आपका ऑक्टेव हो गया। और फिर CDE ये आपका सेस्टेट हो गया, यानी 4 4 8 6 और 14 लाइनें हो गई है। ठीक है, और ABBA CDE ये सबसे पहली जो सोनेट लिखी किसने? पेट्रार्क ने। लेकिन साहब ये सोनेट लिखी कहां? इटली में लिखी। अब उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे सोनेट इंग्लैंड में पहुंची और इंग्लैंड में सोनेट को सबसे पहले जो व्यक्ति लाने वाला था उसका नाम था सर थॉमस वॉट। कौन है? सर थॉमस वॉट। WYATT है ये, सर थॉमस वॉट। सर थॉमस वॉट सबसे पहले जो इंग्लैंड में सोनेट लाने वाला था, सर थॉमस वॉट इंग्लैंड में लेके आया। लेकिन ये जो सर थॉमस वॉट था, ये जो इंग्लैंड में सोनेट लेके आया, ये ठीक वही सोनेट लेके आया जो कौन लिखता था? पेट्रार्क। यानी यही ऑक्टेव और सेस्टेट वाली, ये कि ये सेम पैटर्न को लेके आया कि इसमें एक ऑक्टेव होगा और क्या होगा? एक सेस्टेट होगा। यही पैटर्न, सेम पैटर्न लेके कौन आया? सर थॉमस वॉट लेके आया इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, ये एक फेल्योर टाइप की कंडीशन थी। तो इंग्लैंड में जो सोनेट सबसे पहले लेके आया, जो दूसरा, सबसे पहले तो ये आ गया इंग्लिश सोनेट, यानी जो पहली बार इजाद की, ऐसा व्यक्ति कौन है आपका? अर्लोप सरे। अर्लोप सरे का दूसरा नाम देखिए आप, इसको हम हेनरी होवार्ड के नाम से भी जानते हैं। अर्लोप सरे कहें या हेनरी होवार्ड कहें, एक ही बात है, अर्लोप सरे या हेनरी होवार्ड। अर्लोप सरे या हेनरी होवार्ड ने ये पेट्रार्कन वाली सोनेट जो थी, यानी ऑक्टेव या सेस्टेट, इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। इन्होंने वो पैटर्न फॉलो किया जिसके नाम से इंग्लिश सोनेट जानी जाती हैं कि 4 4 क्वार्ट्रेन होंगे, तीन क्वार्ट्रेन होंगे 4 4 लाइन के, एक क्वार्ट्रेन, 2 क्वार्ट्रेन, 3 क्वार्ट्रेन, तो 12 लाइन वो हो गई और लास्ट में एक हीरोइक कपलेट होगा। ये वाला पैटर्न लेके कौन आया? ये हेनरी होवार्ड लेके आया। इसमें इन्होंने अपनी प्रेमिका जिसका नाम था जिरेल्डाइन, इन्होंने अपनी प्रेमिका जिनका नाम क्या है? जिरेल्डाइन, उनके लिए सोनेट लिखी। और ये देखो, ये अब क्वार्ट्रेन बने। ये पहला क्वार्ट्रेन ABAB, दूसरा CD और तीसरा EF और चौथा एक कपलेट। ये आपका लास्ट में कपलेट हो गया, जिसको हम हीरोइक कपलेट भी बोल देते हैं। ये लास्ट में आपका कपलेट हो गया। तो 3 आपके क्वार्ट्रेन हो गए, ABAB CD EF और GG। ये कौन लेके आया? अर्लोप सरे या हेनरी होवार्ड इंग्लैंड में। इन्हीं सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। ये वाली सोनेट जो, ये जो पैटर्न है, यही कौन सी सोनेट है आपकी? ये वाली इंग्लिश सोनेट है। और इन्हीं इंग्लिश सोनेट को विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया। तो इंग्लिश सोनेट ही शेक्सपियरन सोनेट ने, क्योंकि शेक्सपियर ने ज्यादा सोनेट लिखी, तो शेक्सपियरन सोनेट के नाम से ही वो फेमस हो गई। ये देखिए, इधर देखिए, लास्ट में आप आएंगे, ये आप इसमें देखेंगे यहां क्या है। देखो यहां ये है विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी वो शेक्सपियरन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। तो जो अर्लोप सरे यानी जो 3 क्वार्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट और हीरोइक कपलेट कॉन्सेप्ट लेके आए, वो आपके कौन सी सोनेट होगी? शेक्सपियरन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सोनेट्स लिखी हैं। शेक्सपियर ने कुल मिला के कितनी सोनेट लिखी? 154 सोनेट लिखी। और ये जो सोनेट थी ये किसको डेडिकेटेड थी? एक तो थी भाई डार्क लेडी। एक 154 सोनेट में से 28 सोनेट जो थी वो किसको डेडिकेटेड थी? डार्क लेडी को डेडिकेट थी। 28 और बची हुई 126 सोनेट, क्योंकि 154 है ना, तो बची हुई 126 सोनेट WH को थी।
WH, और WH को अगर पूरा नाम देखेंगे आप तो क्या है, विलियम हर्बर्ट। तो विलियम हर्बर्ट को कितनी डेडिकेटेड है, 126, और डार्क लेडी को कितनी है, 28। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर की कुल सोनेट कितनी हो गई, टोटल सोनेट 154। और देखिए राइम स्कीम देखेंगे आप तो वही है ये जो पीछे हमने देखा अर्ल ऑफ सरे में, AB CD EF, पहला क्वार्टेन, दूसरा क्वार्टेन, तीसरा क्वार्टेन, और लास्ट में आपका ये हीरोइक कपलेट। ठीक है, तो ये कौन सी सोनेट है आपकी, शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया है, तो ये स्पेंसर जो है इन्होंने भी सोनेट लिखी, एक व्यक्ति है स्पेंसर, इन्होंने भी सोनेट लिखी है। इन्होंने जो सोनेट लिखी उन सोनेट की संख्या कितनी है, 88। स्पेंसर ने जो सोनेट लिखी उनकी संख्या 88 है, 88 सोनेट्स हैं। और ये जो कलेक्शन है इन 88 सोनेट को एक नाम से हम पुकारते हैं, वो नाम क्या है, एमरेटी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेंसर का जो सोनेट का कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, एमरेटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमरेटी। ये टोटल सोनेट कितनी है, 88 सोनेट है। इन्होंने अपनी सोनेट जिसको डेडिकेटेड की वो एलिजाबेथ बॉयल है ना, एलिजाबेथ BOYLE, एलिजाबेथ बॉयल। हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे, आप तो ये ध्यान रखना कि स्पेंसर ने जो सोनेट का कलेक्शन लिखा वो क्या है, एमरेटी, और टोटल सोनेट कितनी है, 88। हाँ, ये क्वेश्चन याद कर लेना, इसकी राइम स्कीम पूछ सकता है क्योंकि इसकी राइम स्कीम थोड़ी अलग है। इसकी राइम स्कीम में क्या देखेंगे आप, याद करने का तरीका और बता देता हूं। देखो ये AB, अब ये क्या करता है, इस B को उठा लेगा, फिर B के अगले वाला ले लेगा, फिर C को उठाएगा, फिर C का अगले वाला ले लेगा। देखो AB, फिर क्या किया, BC, फिर क्या किया, CD, और लास्ट में कपलेट EE हो गया। ठीक है, तो यानी जहां से एंड हो रहा है वहां से शुरू कर दो। जैसे AB, एंड किससे हुआ, B से, फिर B से आगे वाला क्या हो गया, BC आ गया, BC, फिर C से एंड हुआ, CD, और लास्ट में EE। इस राइम स्कीम को याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनने की मुझे संभावना लग रही है। तो ये आप याद करना, सोनेट का कौन सी सोनेट आपकी है, स्पेंसर की सोनेट है। तो स्पेंसर की सोनेट में 3 पॉइंट, एमरेटी, 88 सोनेट्स और इसकी राइम स्कीम, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट बचे सर आपके जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कुल मिला के 23 सोनेट्स लिखी हैं। कितनी सोनेट लिखी हैं, 23। ये याद कर लेना बस, 23 सोनेट लिखी। जॉन मिल्टन ने कुल मिला के 23 सोनेट लिखी हैं। और जॉन मिल्टन की सोनेट का जो पैटर्न है, राइम स्कीम है, वो ठीक वैसा ही है जैसा कि पेट्रार्क ने लिखा था। यानी पेट्रार्कन सोनेट कहें हम, मिल्टोनिक सोनेट कहें हम, या फिर इटालियन सोनेट कहें हम। देखो इटालियन सोनेट क्योंकि सबसे पहले सोनेट कहाँ लिखी गई, इटली में, और कौन लिखने वाला, पेट्रार्क। तो आपसे कभी पूछे कि इटालियन सोनेट या फिर आपसे पूछे पेट्रार्कन सोनेट, तो दोनों बात एक ही है, उनकी राइम स्कीम सेम होगी। और आपसे पूछे मिल्टोनिक सोनेट, तो मिल्टोनिक सोनेट की राइम स्कीम भी सेम है। कभी कभी थोड़ा वेरिएशन यहाँ आ जाता है लास्ट में, कभी कभी CD की जगह CDC मिल जाता है, लेकिन जनरली ये सेम ही है। तो देखिए ABBA, CDE, ये सोनेट कौन सी है, मिल्टोनिक सोनेट। तो इसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप पेट्रार्क वाली याद करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ये भी याद हो जाएगी। तो ये जॉन मिल्टन ने कुल कितनी सोनेट लिखी, 23 सोनेट्स लिखी हैं। और ये ABBA, CDE इसका पैटर्न है। तो ये जितने भी सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपके सामने लगभग सारे पैटर्न इसमें डालने की कोशिश की है। ठीक है, समझ गए आप। हाँ, 2-3 वर्ड और आते हैं कई बार। एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ ले बाई चांस, वोल्टा। एक वर्ड आता है VOLTA, वोल्टा, कि वोल्टा क्या होता है। ये वोल्टा क्या है भाई, ध्यान से सुनना। ये वोल्टा का मतलब है चेंज इन थॉट। इस वोल्टा का मतलब है चेंज इन थॉट, चेंज इन थॉट। सपोज करो अगर मान लो आपने पेट्रार्कन सोनेट पढ़ी है, तो पेट्रार्कन में क्या होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। 8 लाइन के बाद में विचारों में जो चेंज आता है, यानी पहले मान लो प्रॉब्लम है, लास्ट में सॉल्यूशन बताने चाह रहे हैं, तो 8 के बाद में जहां से चेंज आएगा थॉट में, वही जो चेंज वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है, आपका वोल्टा कहलाता है। चेंज इन थॉट, चेंज इन थॉट क्या कहलाएगा, वोल्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोल्टा। तो एक सोनेट में कभी आपसे पूछ ले बाई चांस की व्हाट इज वोल्टा, तो वोल्टा का मतलब आप ध्यान रखना, चेंज इन थॉट। वोल्टा क्या कहलाता है, चेंज इन थॉट या टर्न इन थॉट। ठीक है, टर्न इन थॉट या चेंज इन थॉट एक ही बात है। ये क्या कहलाता है, आपका वोल्टा कहलाता है। एक वर्ड होता है सिजुरा, सिजुरा वर्ड होता है सिजुरा। सिजुरा का मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब होता है पोज या ब्रेक, रुकना। सिजुरा मतलब होता है पोज या ब्रेक, रुकना होता है, पोज या ब्रेक। ठीक है, तो सिजुरा हो गया आपका पोज या ब्रेक। और एक वर्ड होता है इंजाममेंट। इंजाममेंट का मतलब क्या होता है, इंजाममेंट का मतलब समझिए आप कोई एक लाइन लिखी है आपने, और उस लाइन में आप फुल स्टॉप ना लगा के अगली लाइन तक सीधा ही चले गए, क्योंकि आपका विचार चलता ही रहा और अगली लाइन में जाके फुल स्टॉप लगाया,
तो वो जो लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन तक आप रन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इंजाममेंट कहलाता है। ठीक है, तो वोल्टा, चेंज इन थॉट, सीजूरा, पोज, और इंजाममेंट का मतलब रन थ्रू लाइन्स, लाइन के थ्रू आप रन करते रहते हैं, उस लाइन को आप वहां पूरा नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंजाममेंट कहलाता है। तो सोनेट का आइडिया भी मैंने आपको मोटा मोटा सारा समझा दिया है कि सोनेट होती क्या है। एक बार मैं सारी चीजें वापस आपको रिवाइज कर देता हूं, 2 मिनट में आप कंप्लीट चीजों को वापस रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने आज 4 टर्म पढ़ी, फॉर्म पढ़ी है। फॉर्म, एक आपने क्या पढ़ा? लिरिक, एक आपने क्या पढ़ा? ओड, एक आपने क्या पढ़ा? एलिजी, और एक आपने क्या पढ़ा? सोनेट। तो अगर आप वापस देखेंगे, सबसे पहले हमारे सामने क्या था? लिरिक। लिरिक का मतलब क्या है? लिरिक का मतलब, लिरिक निकला है वर्ड लायर से। लायर क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। धीरे धीरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो गायब हो गया और वो लिरिक जो है पोइट्री चलने लगी। सिंपल पोइम होती है, ठीक है, शॉर्ट पोइम होती है, इसमें सिंगल इमोशन होता है, और इसके साथ ही इसमें सिंगल इमोशन है, शॉर्ट पोइम है, और म्यूजिकल होती है। कैसी होगी ये? म्यूजिकल होती है, और पोइजनेंसी होती है, और स्पॉन्टेनियस होती है। बस ये ध्यान रखना आपको किसमें? लिरिक में। उसके बाद हमने पढ़ा एलिजी। तो एलिजी जो है, एलिजी में जहां भी आए, वो दुख की बात आए, मिजरी आए, सोरो आए, इसका मतलब वो क्या? आपके एलिजी है। ठीक है, एलिजी के मैंने बता दिया आपको 2 आइडियाज हैं। अगर आप संकुचित रूप में देखेंगे तो एलिजी का मतलब किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाने वाली क्या होती है? एलिजी। किसी की डेथ पे लिख रहे हैं तो एलिजी है। और अगर ब्रॉडर रूप में देखेंगे तो एलिजी का मतलब, अगर आप किसी, मान लो कोई पुराने प्लेस को याद कर रहे हैं, या कोई फेल्योर आपका हो गया उसको लेके दुख मना रहे हैं, या आपके पास्ट डेज को आप याद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एलिजी लिखी जा सकती है। वो इसका ब्रॉड आइडिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा पेस्टोरल एलिजी, कि पेस्टोरल एलिजी क्या होती है? तो पेस्टर वर्ड आया, पेस्टर ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रेज। वो एलिजी जिसमें पोइट जो है अपने आप को सेफर्ड मानता है, और सेफर्ड मानते हुए अपने साथी की, कंपेनियन की डेथ के ऊपर जो एलिजी लिखते हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी पेस्टोरल एलिजी कहलाती हैं। पेस्टोरल एलिजी में 2-3 एलिजीज इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्पेंसर की एस्ट्रोफिला ध्यान रख लेनी है। उसके बाद पीबी शैली की आपको लिसिडस, पीबी शैली की आपको एडोनिस ध्यान रखनी है, और जॉन मिल्टन की आपको लिसिडस ध्यान रखनी है, और मैथ्यू अर्नोल्ड की स्कॉलर जिप्सी, ये आपको याद कर लेनी है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं। तो ये हमारी एलिजी है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है ओड। ओड मैंने आपको बताया, सबसे पहले ओड लिखने वाला कौन? ग्रीक पोइट पिंडार। तो ग्रीक पोइट पिंडार ने जो ओड लिखी, वो वाली फॉर्म क्या हो गई? पिंडारिक ओड। उसके बाद दूसरा रोमन पोइट होरेस, तो होरेस ने जो ओड लिखी वो क्या हो गई? आपकी होरेशियन ओड। ओड में खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई कि ओड में एड्रेसिंग होता है, एड्रेस करते हैं हम किसी को, जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, एड्रेस करते हैं। इसकी स्टाइल एलिवेटेड होती है। कैसी होती है? एलिवेटेड होती है। ठीक है, और इसके अंदर हाई सीरियसनेस होती है, हाई सीरियसनेस मिलेगी आपको ओड के अंदर, और इसका जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है वो बिल्कुल लॉजिकल और क्लियर होता है। ठीक, और लास्ट हमने पढ़ा सोनेट। सोनेट कहां से आया? सोनेट इटालियन वर्ड आया सोनेटो से, जिसका मतलब क्या होता है? साउंड। सबसे पहले सोनेट लिखने वाला कौन? पेट्रार्क। कहां का पोइट था? इटालियन पोइट था। तो पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी वो पेट्रार्कन सोनेट होंगी, या फिर कैसी सोनेट होंगी? इटालियन सोनेट होंगी। इसने अपनी सोनेट किसके लिए लिखी? लोरा, जो इसकी प्रेमिका थी। मोस्टली सोनेट की थीम कैसी होती है? लव थीम होती है। ठीक है, कैसी थीम होती है? लव थीम होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने दूसरा आगे क्या देखा? सोनेट इंग्लैंड में सबसे पहले लेने वाला कौन है? थॉमस वोट। कौन लेके आया? थॉमस वोट। लेकिन थॉमस वोट ने जो सोनेट लिखी वो पेट्रार्कन वाले सेम ही स्ट्रक्चर को अपनाया, क्योंकि पेट्रार्कन वाली सोनेट में क्या था? ऑक्टेव और सेस्टेट। तो थॉमस वोट ने भी उसी को अडॉप्ट किया, तो उसका ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं। इंग्लैंड में अगर सोनेट को फैलाने का किसी को श्रेय जाता है, वो जाता है अर्लोफ सरे को। अर्लोफ सरे का नाम दूसरा है हेनरी होवार्ड। ठीक, हेनरी होवार्ड अर्लोफ सरे ने जो सोनेट लिखी वो जिरेल्डाइन के लिए लिखी, अपनी प्रेमिका जिरेल्डाइन को डिवोट करते हुए उन्होंने सोनेट लिखी। ठीक है, और इन्होंने वो सोनेट का जो पैटर्न अपनाया वो क्या अपनाया? वो 3 क्वार्टरेन और एक लास्ट में हीरोइक कपलेट। 3 क्वार्टरेन होंगे और लास्ट में क्या होगी? एक हीरोइक कपलेट होगी। ठीक है भाई। उसके बाद हम चलें शेक्सपियर की तरफ। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी वो सोनेट शेक्सपियरन सोनेट के नाम से भी जानी जाती हैं और इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानी जाती हैं। शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सोनेट्स लिखी हैं। 154 सोनेट्स लिखी हैं टोटल, जिसमें से डार्क लेडी को एड्रेस हैं, 28 सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस हैं, और उसके अलावा जो बची हुई सोनेट्स हैं वो आपके WH यानी विलियम हर्बर्ट को एड्रेस हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति और बच गया, स्पेंसर। स्पेंसर ने कुल मिला के कितनी सोनेट लिखी हैं? स्पेंसर ने लिखी 88 सोनेट, और जो सोनेट का कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? एमरेटी। क्या कहलाता है? एमरेटी। इनकी जो सोनेट हैं वो किसको डिवोटेड है? एलिजाबेथ बॉयल को। पर इनकी राइम स्कीम आपने पढ़ी नहीं होगी, ये आपके लिए नहीं हो सकती, इसको आप याद कर लेना। मैंने याद करने का तरीका बताया
कि आप याद कर लोगे, अपने आप पता लग जाएगा। ए बी जहां से एंड होगा वहां से शुरू करो, BC फिर CD और फिर EE, ये इनकी राइम स्कीम होती है। और फिर लास्ट है मिल्टन। मिल्टन ने कुल मिला के 23 सोनेट लिखी हैं और वो मिल्टन वाली सोनेट मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानी जाती हैं। मिल्टन की जो सोनेट हैं उनकी राइम स्कीम सेम वैसी है जैसी पेट्रार्कन सोनेट की हैं, जैसी इटालियन सोनेट की हैं, और वही सोनेट क्या आपकी मिल्टोनिक सोनेट है। तो वो आ गया वो आपका ABBA CDE। और 2 वर्ड मैंने आपको बताए, सिजुरा का मतलब क्या होता है, पोज, और एक लिखा है मैंने वोल्टा का मतलब चेंज इन थॉट। ध्यान रखना ये वोल्टा अगर आप पेट्रार्कन सोनेट पढ़ेंगे तो ऑक्टेव के बाद तुरंत स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट पढ़ेंगे तो ये वोल्टा जो है ये आपको जहां आपका तीसरा क्वार्टन खत्म होगा, यानी 12वीं लाइन के बाद हीरोइक कपलेट में जाएंगे, वहां चेंज इन थॉट आपको मिलेगा। तो आई होप कि मैं आपको ये चारों वर्ड को समझाने में कामयाब हुआ हूं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। आगे फिर मैं आपके लिए एक कोई अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसके लिए फिर मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।